तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता, इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। पारंपरिक फसलों की खेती तो आप सभी करते हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाले मोती की खेती कर सकते हैं तो आप क्या कहेंगे? जी हां, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम ना तो फल, फूल, सब्जी, अनाज की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे मोती की खेती के बारे में। जी हां, इसको अपनाकर आप अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। किस तरह से आप मोती की खेती कर सकते हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं, समाधान क्या है, ट्रेनिंग आप कहां से ले सकते हैं, शुरुआत करनी है तो कितनी लागत आएगी, और सरकार की तरफ से मोती की खेती के लिए किस तरह के प्रावधान हैं, किस तरह की योजनाएं हैं। इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। विषय रहेगा मुनाफे का सौदा, मोती की खेती। जी हां, इसी पर आज हम पूरे 1 घंटे तक यहां पर चर्चा करने वाले हैं। बता दें आपको कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के निदेशक डॉक्टर सरोज कुमार स्वाई जी, और साथ ही साथ इसी संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेश सौरभ जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम में। तो बिल्कुल आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, यानी कि चर्चा की शुरुआत करें, जानकारियां हासिल करें कि मोती की खेती किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना सकते हैं। उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। किसानों के बीच पारंपरिक फसलों के अलावा मोती की खेती का रुझान बढ़ा है, और हो भी क्यों नहीं। मोती से मालामाल होते किसानों के लिए मोती की खेती मुनाफे का सौदा जो साबित हो रही है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप से पैदा होता है। मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुना 10 फुट या बड़े आकार के तालाब में मोतियों की खेती की जा सकती है। मोती संवर्धन के लिए 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 25,000 सीप से मोती पैदा किए जा सकते हैं। मोती की खेती शुरू करने के लिए किसान को पहले तालाब और नदी आदि से सीपों को इकट्ठा करना होता है। किसान इन्हें खरीद भी सकते हैं। इसके बाद हर सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद सीप के अंदर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या डिजाइनदार आकृति डाली जाती है। फिर सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। रोजाना इनका निरीक्षण करें और मृत सीपों को हटा लें। फिर इन सीपों को तालाबों में डालें। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर 2 सीप प्रति बैग बांस या पीवीसी की पाइप से लटकाएं और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दें। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ नाभिक के चारों ओर जमने लगता है, जो आखिर में मोती का रूप ले लेता है। लगभग 8 से 10 महीने बाद सीप को चीरकर मोती निकाल लें। मीठे पानी में मोती की खेती करना फायदेमंद साबित हो सकता है। नवयुवक भी मोती की खेती को पेशे के रूप में अपना सकते हैं। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर शैलेश सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। बाद में हम निदेशक साहब का भी यहाँ पर रुख जरूर करेंगे। तो डॉक्टर शैलेश, बात कर रहे हैं हम मोती की खेती की, तो आप इसे किस तरह से बयां करना चाहेंगे कि ये पारंपरिक फसलों से किस तरह से अलग है? जी नमस्ते। मोती की खेती जो है हम लोग सबसे पहले जो है चाइनीज लोग जो है 12th सेंचुरी में डेवलप किए थे जी। बाद में जो है सो जापानीज लोग जो गोल मोती है वो जापानीज लोग उनको 1935 में उनके टेक्नोलॉजी को सामने लेकर आए थे।
उसके बाद जो है सो हम लोग सीफा जो है सो हम लोग मोती की खेती पर काम कर रहे हैं। डिजाइनर मोती और गोल मोती दोनों का उत्पादन में हम लोग किसानों को सहयोग दे रहे हैं। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो डिजाइनर मोती है या गोल मोती है उसके लिए आपको एक तालाब नहीं तो सीमेंट टैंक की आवश्यकता होगी जी। और इनके अलावा जो है सीप चाहिए। एक लेमलिडेंस मार्जिनली सीप है, लेमलिडेंस कोरिएनस है एंड पेरेसिया कोरुगेटा। ये 3 तरह का सीप है जिसमें आप मोती का उत्पादन कर सकते हैं। इस सीप में जो है सो आपको जो मोती की खेती है इसमें आपको एक स्पेशल स्किल की आवश्यकता है, एक तकनीक की जरूरत होगी जी। तो क्योंकि इसमें आपको सर्जरी करना पड़ता है। जो हमारा जो मोती जो का जो निर्माण होता है उसका मेन प्रिंसिपल है कि कोई भी बाहरी पदार्थ जब सीप के अंदर जाती है तो उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है जी। तो वो नेकर नामक प्रोटीन का स्राव करता है जो उस बाहरी पदार्थ के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है जी। तो आपने यहाँ पर जिक्र किया कि एक स्पेशल स्किल या फिर कहें कि कौशल की आवश्यकता होती है जब हमारे किसान इसकी खेती करना चाहते हैं या फिर कर रहे होते हैं, तो किस तरह की कौशल की जरूरत है, इस पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मोती की खेती जो है सो आपको उसके लिए एक सीफा द्वारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा। इसमें हम लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिखाते हैं, वो कैसे न्यूक्लियस का प्रिपरेशन करते हैं, कैसे इम्प्लांट करते हैं, कैसे प्री ऑपरेटिव करेंगे, कैसे पोस्ट ऑपरेटिव करेंगे, फंड का कैसे मैनेजमेंट करेंगे, वो सभी स्टेप दिखाते हैं। तो स्किल यहाँ पर क्या है कि आपको एक सर्जरी के लिए जो है सो आपको एक एग्जैक्ट जगह पर आपको न्यूक्लियस को इम्प्लांट करना पड़ेगा जी। तो इसके लिए 3 टाइप का इम्प्लांटेशन है। एक मेंटल कैविटी इम्प्लांटेशन है, मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन है और गोनाडल इम्प्लांटेशन है। तीनों का जो उत्पाद होगा वो अलग अलग होता है। मेंटल जो कैविटी करते हैं उसमें डिजाइनर मोती होता है, जैसे हमको लॉर्ड गणेशा बनाना है या दुर्गा माँ बनाना है तो उसके लिए मेंटल कैविटी इम्प्लांट करते हैं। और मेंटल टिश्यू में जो है सो ग्राफ्ट का इम्प्लांट करते हैं, ग्राफ्ट के साथ न्यूक्लियस भी डालते हैं, उसमें छोटा छोटा राउंड मोती बनेगा जी। उसके अलावा गोनाडल इम्प्लांटेशन है, उसमें बड़ा सा गोल मोती का निर्माण होगा 5 से 6 mm का, उसको एक स्पेशल प्लेस पर हम लोग इम्प्लांट करते हैं जी। तो हम कह सकते हैं कि इन स्किल्स के लिए जरूरी हो जाता है कि अगर हमारे किसान हैं या फिर हमारे जो युवा हैं अगर इसकी खेती से जुड़ना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से ट्रेनिंग यहाँ पर जरूर ले लें। हम आगे बढ़े, ट्रेनिंग के बारे में विस्तार से आपसे जानकारी लें। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जानकारी दे रहे हैं कि मीठे पानी में हमारे जो किसान हैं वो इसकी खेती कर सकते हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है? मोती का खेती बहुत से किसान भाइयों जो है सो उड़ीसा के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, हरियाणा के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, आपका गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं। बहुत से जगहों में किसानों लोगों ने बहुत सफलता प्राप्त की है। वो लोग यहाँ से सीख के गए हैं और आप तालाबों में और टैंक में अच्छी तरह से उत्पादन कर रहे हैं जी। तो हम कह सकते हैं कि कोई एक सीमित क्षेत्र नहीं है, देश भर में इसकी खेती की जा सकती है, क्योंकि पहले सिर्फ समुद्री पानी में ही होती थी, लेकिन अब मीठे पानी में इसका अच्छा उत्पादन हासिल किया जा सकता है और अच्छा मुनाफा अर्जित किया जा सकता है। तो पानी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, पानी के पीएच की अगर हम बात करें और व्यवस्था की बात करें तो किस तरह से होनी चाहिए? मोती की खेती के लिए पानी का जो है सो वो बहुत जरूरी है, अच्छी गुणवत्ता वाली पानी जी। इसमें क्या होता है कि पानी के अंदर बहुत सा ट्रेस मिनरल है। मोती के लिए जो है सो आपको कैल्शियम चाहिए, वो आपको बहुत जरूरी है। कैल्शियम के अलावा मैग्नीज, सिलिकॉन, कोबाल्ट, ये सब जो है बहुत सा ट्रेस मिनरल है उसमें। तो इसमें मेन जो है सो आपका पीएच जो है सो 7 से 8 स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए, एसिड नहीं होना चाहिए। और अल्कलाइनिटी भी जो है सो 150 ppm के आसपास होना चाहिए और कैल्शियम जो है सो 20 से 50 ppm होना चाहिए। तो पानी की जांच भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। आप तो जांच कराने के बाद ही शुरू कीजिए। और तालाब में जो पानी का जो है
वो कम से कम 1 मीटर तक पानी रहना चाहिए। इससे आप उसको अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। जी, तो पानी की गुणवत्ता की जांच यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा खेती करने में काफ़ी तरह की समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि तालाब में खेती कर सकते हैं, टैंक बनाकर इसकी खेती कर सकते हैं, तो इनके निर्माण पर आप क्या जानकारी देंगे? तालाब जो है सो आपका तालाब में जो है सो आप ज्यादा मोती का उत्पादन कर सकते हैं टैंक की अपेक्षा जी। लेकिन टैंक में भी एडवांटेज है, उसको आप मैनेजमेंट आसान है, कंट्रोल करना इजी है टैंक में। तालाब के लिए क्या चाहिए कि आपका एक 1 एकड़ का तालाब, अगर हाफ एकड़ का 2 तालाब हो तो वो बेटर है। और 1 एकड़ में आप करीब 20 से 25 हजार सीप का स्टॉकिंग कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, आपने बता दिया कि पानी की जांच हमें करवानी है और तालाब में हम कर सकते हैं, टैंक की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रहता है, परिस्थितियां रहती हैं, तो ऐसे में क्या अभी अगर हमारे किसान या फिर युवा इस कार्यक्रम को देखने के बाद इच्छुक हों तो वो अभी कर सकते हैं क्या, या फिर कोई स्पेसिफिक मौसम होता है? हाँ, अभी कर सकते हैं। अभी तो आइडियल मौसम है, जस्ट आपका टेम्परेचर जो है मीडियम है, ज्यादा ना गर्मी है ना ठंडा है, अभी बहुत आइडियल मौसम है, इसको आसानी से कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के मास में भी वो आइडियल मौसम है जी, उस समय भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं जी। तो अभी का जो समय है काफ़ी सही चल रहा है, अगर आप लोग शुरुआत भी करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए क्या आप जानकारी देंगे, क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से शुरुआत करें? आपने कहा कि प्रशिक्षण लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो प्रशिक्षण के लिए कहाँ संपर्क करें और कितने समय का होता है? प्रशिक्षण जो है, अभी चूंकि कोविड पीरियड था तो हम लोगों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम को डेवलप किया। उसमें करीब 16 जो ई लर्निंग वीडियो हम लोग बनाए हैं, उसमें A to Z प्रैक्टिकल की व्यवस्था की गई है। उसमें हर वीडियो जो है सो एक उच्च गुणवत्ता वाले हैं, और हम लोग अभी तक जो है सो अक्टूबर से लेके ये फरवरी तक में 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं ऑनलाइन। सो हम लोग का इसके लिए स्पेशल जो वेबसाइट है sifatraining.com, वहाँ पर जो पूरे ट्रेनिंग की जानकारी दिया रहती है, कैसे अप्लाई करेंगे। आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें नेम, एड्रेस, आधार नंबर, फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये सब की आवश्यकता होती है। और उसको करने के बाद हम लोग एक लिंक देते हैं, उस लिंक को के थ्रू आप ट्रेनिंग ले सकते हैं ऑनलाइन। और इससे पहले जो है, जब कोविड नहीं था तो उससे पहले हम लोग कैंपस ट्रेनिंग देते थे हेडक्वार्टर में, जहाँ रहने का सभी पार्टिसिपेंट अलग अलग जब स्टेट से आते थे वो यहाँ हॉस्टल में रहते थे, और हम उसको कैंपस ट्रेनिंग देते थे जो 5 दिनों का था, और ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है हम लोग 3 डेज का देते हैं जी। तो कोरोना संकट के चलते ऑनलाइन यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, तो इसके लिए डॉक्टर शैलेश आपसे जानना चाहेंगे, किसी तरह की पात्रता है, किसी तरह का शुल्क है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है सो हम लोग जो 6 ट्रेनिंग का चर्चा किए हैं, तो उसमें जो 5 ट्रेनिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन फी 1000 है पर पार्टिसिपेंट। और जो अभी रिसेंट में हम लोग जो है 25 जनवरी को एक ट्रेनिंग कराए थे, वो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, जो मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत, उसमें करीब 450 फार्मर्स को हम लोग ट्रेनिंग दिए थे 1 डे का, वो टोटली फ्री था। तो डिपेंड करता है कि जो क्या रिक्वायरमेंट है उनके अनुसार हम लोग डिजाइन करते हैं कोर्स। जी बिल्कुल, तो आपने जानकारी दे दी तमाम कि किस तरह से प्रशिक्षण ले सकते हैं, किस तरह से आपके संस्थान से जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही इस कोविड संकट के चलते हम इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो शुरुआती खर्च के बारे में आप क्या कहेंगे, कितना खर्च आता होगा? लागत के बारे में क्या कहेंगे? लागत के बारे में ये बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं और किन्हीं के पास तालाब है या टैंक की व्यवस्था है, तो उस ट्रेनिंग लेने के बाद सीप के साथ आप उसको सीप का जो खर्चा आएगा उसके अलावा आप खुद से कर सकते हैं, हम लोग ट्रेनिंग सिखा देते हैं। लेकिन आप जब कमर्शियल स्केल में करेंगे, बृहद पैमाने पर करेंगे, तो 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। जब स्टार्टिंग से करेंगे, जीरो से आप जब करेंगे, आपको टैंक बनाना होगा, पॉन्ड बनाना होगा, आपको एरेशन की व्यवस्था करनी होगी, तो 8 से 10 लाख हो जाएगा। उसमें आपको प्रॉफिट जो है सो करीब 3 से 4 लाख
से आ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो जिसके पास पहले से ही तालाब वगैरह की व्यवस्था है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास ज़मीन की कमी है, यहाँ पर हम कहें जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर वो इसकी शुरुआत करना चाहें तो उन्हें किस तरह के कदम यहाँ पर उठाने की ज़रूरत है? जो छोटे किसान है, मैं वो बोलूंगा कि वो आप जो आपके घर के पिछवाड़े में कुछ टैंकी बना के या जो सिंटेक्स टैंक आता है उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं कम लागत से। एक छोटे स्तर पर भी यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। तो वो आपको आपका एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो चूंकि ये नई तकनीक है, इसमें बहुत से फार्मर को मालूम नहीं है, बहुत से किसान भाइयों को मालूम नहीं है, तो उसमें वो अपना 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है स्मॉल स्केल में करके वो उनका जो क्या क्या जरूरतें हैं वो उनको जानकारी हो जाएगी, उनके बाद वो लार्ज स्केल में कर सकते हैं। जी, छोटे स्तर पर शुरुआत करेंगे, अनुभव जब आ जाएगा तो उसे धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमारी सरकार का लक्ष्य है यहाँ पर डॉक्टर शैलेश की हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके, तो आप इस दिशा में क्या कहना चाहेंगे? हमारी मोती की खेती किस प्रकार से इसमें कारगर साबित हो सकती है? जी मैडम, ये तो बहुत ही लाभदायक बिजनेस है, इसमें दुगनी से ज्यादा ही आमदनी होगी। और जो एक डिजाइनर मोती का जो है 1 साल में जो है उसका उत्पादन होगा, उसको 400 से 500 रुपया सेल हो जाता है जनरली। तो एक सीप में अगर दो डिजाइनर मोती है तो उसमें 1000 रुपीज आप एक पर सीप से जो गुड क्वालिटी का जो डिजाइनर मोती बनेगा उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें लाभ बहुत है। लाभ जो है काफ़ी है इसमें। हम शुरुआत से ही यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि मुनाफे का सौदा है मोती की खेती। तो देखिए, आप अगर सही तरीके से प्रशिक्षण लेकर इसकी शुरुआत करेंगे और वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही इसमें आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपकी आय को दोगुना ही नहीं बल्कि काफ़ी गुना बढ़ाने में अच्छी भूमिका ज़रूर निभाएगा। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। और आपने कहा कि सीप लानी होगी, तो सीप कहाँ से ले सकते हैं? क्योंकि अच्छी सीप लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि नुकसान ना हो हमारे किसानों को। जी, सीप के लिए जो है सो आपको अगर आप लोकल स्तर पर व्यवस्था कर पाएंगे, जो हमारा जो फिशरीज के जो पीपुल हैं जो मछली पालन में इन्वॉल्व होते हैं, वो उनके तालाबों में ये आसानी से उपलब्ध है। हमारा नेचुरल रिसोर्स रिच है सीप के मामले में से। बहुत से स्टेट में जो है उनके सीप किसानों के जो मछली पालक किसान हैं उनके तालाब में उपलब्ध रहते हैं, तो वहां से कलेक्ट करना बेटर है। नहीं तो बहुत सा वेंडर भी है वो सप्लाई कर देते हैं सीप को। जी, तो सीप आसानी से यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे जो भी इच्छुक किसान हैं, इच्छुक युवा हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। पर पहले आपको ट्रेनिंग यहाँ पर ज़रूर लेनी होगी। बिल्कुल, ट्रेनिंग ले ली, हमने शुरुआत कर ली अच्छे से, तालाब में हम शुरुआत कर चुके हैं। तो किस तरह की समस्याएं आती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कोई भी शुरुआत करते हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो समस्याओं का सामना यहाँ पर करना ही पड़ता है। जी, समस्या आएगी। स्टार्टिंग से मैं बताना चाहूंगा, सपोज दैट आप सीप ले आए हैं, बाहर से आप सीप लाएं, तो उनको रख रखाव आपको देना है। आपको देखना है कि वो कोई बीमारी से ग्रसित नहीं हो, उसमें कोई रोग जीवाणु या पैरासाइट नहीं हो। कभी कभी लीच का प्रॉब्लम आता है सीप में, तो उसको आपको स्टार्ट करने, अगर कुछ रोगग्रस्त है तो उनको जो है रोग मुक्त करना पड़ेगा, और 7 डेज का क्वारंटाइन करके या 10 डेज का क्वारंटाइन करके उसमें मेडिसिन डाल के तो रोग मुक्त करना पड़ेगा। और उसमें एरेशन की व्यवस्था भरपूर होनी चाहिए। एरेशन और ग्रीन एल्गी होता है, क्लोरेला, तो वायुकरण और जो खाद्य है ग्रीन एल्गी, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था नहीं करके शुरुआत करते हैं तो फिर वो सीप को मरने का चांस है, उसका मोर्टेलिटी हो सकता है। तो आपका एरेशन का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था और खाद्य का व्यवस्था ये रहना चाहिए। और सीप जो है हेल्दी यूज करना चाहिए। और एक सीप का एक साइज भी है, 8-10 सेंटीमीटर सीप के साइज को यूज करने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप अगर छोटे साइज का यूज करेंगे और न्यूक्लियस बड़ा डाल देंगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है।
जी बिल्कुल, तो ये कुछ समस्याएं हैं जो आती हैं जब हम मोती की खेती कर रहे होते हैं। हमें अगर पहले से ही इसके बारे में जानकारी होगी तो सही समय पर हम प्रबंधन कर पाएंगे और आगे चलकर मोतियों का अच्छा उत्पादन जरूर हासिल कर पाएंगे। जैसे कि आपने बताया था डॉक्टर शैलेश कि अभी का जो समय है बिल्कुल अच्छा चल रहा है, तापमान भी बिल्कुल सामान्य सा बना हुआ है, तो अभी कर सकते हैं हमारे जो किसान हैं इसकी खेती। लेकिन देश भर की बात करें तो हर जगह तापमान सेम नहीं रहता, सामान्य नहीं रहता, बदलाव आता रहता है। तो जब बदल रहा है मौसम, उस समय किस तरह की समस्याएं यहाँ पर आती हैं और किस तरह से हम समाधान ले सकते हैं? इसमें क्या है, जब मौसम जब बदल रहा है तो उसको जो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सीप को इम्प्लांट करके एक बैग में डालते हैं और उसमें 1/2 सेंटीमीटर हाइट का एडजस्टमेंट रखते हैं। तो आपको मान लीजिए पानी कम हो गया, गर्मी के मौसम में पानी सूख जाता है, जी जी। तो उसको अगर ऊपर से जब हैंग करते हैं तो उसको फिर नीचे हम कर देते हैं, जो हम हमारा 1/2 सेंटीमीटर का हाइट को हम एडजस्ट करके रखते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। और मान लीजिए बहुत ज्यादा पानी आ गया, जो है हमको देखना पड़ेगा कि जो टर्बिडिटी ये सब जो है सो ज्यादा बाहर का पानी तालाब में नहीं घुसना पाए जी, कि उससे तालाब में गंदगी आ जाएगी या टर्बिडिटी बढ़ जाएगी, तो वो भी हमको सावधानी देना पड़ेगा। जी, तो सर्दी के मौसम में किस तरह की यहाँ पर देखभाल करें हमारे किसान? सर्दी में तालाब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप टैंक में है तो पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो थर्मोस्टेट आता है, एक्वेरियम में मिलेंगे, उसको लेके आप सीमेंट टैंक में 2-3 जगह पर डाल के आप टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर शैलेश, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं कि किस तरह से हमारे जो किसान हैं मोती का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन ले लिया, लेकिन उसके बाद बारी आ जाती है बाजार व्यवस्था की, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो है मोती का बाजार जो है अभी उभरता हुआ है। अभी आप मोती को आप इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, नहीं तो हमारा पर्ल सिटी हैदराबाद है वहाँ सेल कर सकते हैं जी। और मेट्रो सिटी में कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सब ज्वेलरी, जो लोकल ज्वेलरी शॉप है उसके थ्रू आप सेल करा सकते हैं। अभी ऑनलाइन का भी बहुत जोर चलन है, ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं जी। और आप बहुत से जो रिक्वायरमेंट है, बहुत से गवर्नमेंट फर्म को भी रिक्वायरमेंट होते हैं, उस समय उससे भी आप सेल कर सकते हैं। बेटर है कि आप पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए कि हमारे पास उत्पाद है जी। तो कई तरह के विकल्प हैं यहाँ पर बाजार व्यवस्था को लेकर के। आपको बस अच्छा उत्पादन यहाँ पर लेना है, अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन आप लीजिए। निश्चित तौर पर आपके पास कई विकल्प हैं इसकी बिकवाली के लिए और आप अच्छी आमदनी जरूर अर्जित कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मोती की खेती मुनाफे का सौदा कैसे हमारे किसानों के लिए साबित हो सकती है, इस पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल अभी तो आपने जान लिया कि कैसे साबित हो सकती है मोती की खेती के लिए मुनाफे का सौदा। अब इसके लिए सरकार किस तरह से प्रयासरत है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने के लिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मुनाफे का सौदा मोती की खेती। जी हाँ, किस तरह से ये आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। थोड़ी बहुत जानकारी तो आपने हासिल कर ली, अभी और भी जानकारियां आप तक पहुंचाना बाकी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। मोती की खेती हम तालाब में कर सकते हैं तथा इसकी खेती के लिए सबसे उचित समय शरद ऋतु का समय माना जाता है, यानी सितंबर से नवंबर तक इसको उगाने का कार्य कर सकते हैं। मोती के उत्पादन के लिए जितना जरूरी उसके उत्पादन करने की विधि को जानना है, उतना ही जरूरी उसके रख रखाव और सामग्री के बारे में भी। कृत्रिम मोती के निर्माण में कुछ प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक करना जरूरी है। सबसे पहले
एक तालाब का होना जरूरी है। ये तालाब छोटा या बड़ा भी हो सकता है। पर्ल फार्मिंग के लिए हमने ये 2 तालाब बनाए हुए हैं अपने यहाँ। ये 2 तालाब हैं, 40 फीट चौड़े हैं, 50 फीट लंबे हैं और 6 फीट गहरे हैं दोनों। इनमें लगभग 5 फीट हम लोग पानी रखते हैं और सर्जरी के बाद जो हम सीड की जो बैग बनाते हैं वो बैग को इस तालाब में रखते हैं हम। और इस तालाब में हम लोग जो सीप का कलेक्शन लाते हैं वो कलेक्शन इस तालाब में रखते हैं ताकि हम इजीली निकाल सकें उसमें से। या इस तालाब में जब पानी हमारा कुछ ज़्यादा हो जाता है तो हम निकाल के इसमें कर देते हैं, इसका लेवल को बराबर रखने के लिए। सर्वप्रथम हमें सीप को इकट्ठा करना होता है। ये सीप नदियों तालाबों से लिया जा सकता है, बल्कि बाजार से भी इसको खरीदा जा सकता है। इन सीपों का मानक आकार लगभग 8 सेंटीमीटर का होता है। इससे बड़े सीप को भी उपयोग में लाया जा सकता है। सीप को लाने के पश्चात उसे पानी में रखा जाता है, जिसमें आपको मोती का उत्पादन करना है, क्योंकि जब सीप प्राप्त करते हैं तो वो अलग वातावरण में पानी से आते हैं। अतः 10 से 15 दिनों में वो इस पानी के अनुकूल हो जाते हैं। इसमें कुछ सीप मृत भी हो सकते हैं, जो कि नए पानी के वातावरण में ढल नहीं पाते। पर्ल फार्मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सीप का सिलेक्शन। सीप के सिलेक्शन के लिए सीप आपकी फ्रेश वाटर और मीठे पानी की सीप होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट में खारे पानी की सीप सर्वाइव नहीं करती है। तो उसके लिए सीप का आकार बहुत मायने रखता है और वो मिनिमम 4 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक की सीप होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर से कम की सीप की सर्जरी ना करें, और उसकी सर्जरी करने में आपको नुकसान ही है, क्योंकि सीप की मोटिलिटी बढ़ेगी, सीप मर जाएगी। सीप के लिए मेन चीज़ ये है कि जब हम कलेक्ट करके सीप को लाते हैं तो कलेक्शन के बाद सीप को अपने पास जहाँ रखते हैं तो मेन पॉइंट में न डालनी चाहिए। पहले सीप को अलग कलेक्ट करें और वहाँ एंटीबायोटिक, आप जो भी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं कोई सा भी एंटीबायोटिक वहाँ डाल सकते हैं। अब बारी है सीपों के सर्जरी की। इसके लिए विभिन्न नुकीले औजारों की आवश्यकता होती है। विभिन्न आकृतियों के मोती के निर्माण के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइनर सांचे की भी व्यवस्था करनी होती है। सीप की सर्जरी के वक्त जो न्यूक्लियस इसके सीप के अंदर डाला जाता है वो न्यूक्लियस विभिन्न डिजाइनों का होता है। इसमें कोई भी डिज़ाइन हो सकती है और ये डिज़ाइन मार्केट की डिमांड के हिसाब से बनवाई जाती है। जैसे आपको कोई भी किसी भी देवी देवता की, किसी भी स्मारक की या किसी भी मोनूमेंट्स की, कहीं की भी हो सकती है। जैसे मेरे पास ताजमहल की डिज़ाइन है, ये गणेश जी की डिज़ाइन है, ये ओम की डिज़ाइन है, ये हनुमान जी की डिज़ाइन है। ये बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन होते हैं। आपकी जैसी डिमांड है मार्केट में उस तरह की डिज़ाइन बनाते हैं हम लोग। सर्जरी करने के लिए पहले इसे पानी से निकाल लेते हैं और किसी बर्तन या ट्रे में थोड़ा पानी डालते हैं और सीपों के मुख को ऊपर की ओर रखते हैं। इससे सीपों की सर्जरी आसान हो जाती है, क्योंकि ये अपना मुख खोल लेते हैं। मुख को और खोलने के लिए किसी नुकीले औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कार्य बहुत ध्यान से किया जाता है ताकि सीप के कोशिकाओं को कुछ नुकसान न होने पाए। इनका मुंह 8 सेंटीमीटर तक ही खुलना चाहिए, नहीं तो इससे ज्यादा खुलने पर सीप के मरने की संभावना बढ़ जाती है। सर्जरी की जो प्रक्रिया होती है वो मेन प्रक्रिया ये होती है कि सीप को जहाँ हम इसमें बास्केट में रखेंगे तो बास्केट में सिर्फ सीप रखेंगे, वहाँ पर सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर पानी रखेंगे, सीप को पूरा नहीं डुबोएंगे। अगर पूरा डुबो देंगे तो सीप अपना मुंह नहीं खोलेगी आपके सामने, और जब उसको रखेंगे और बिल्कुल साइलेंट रखेंगे तो ये थोड़ी देर में अपना मुंह खोलेगी। मुंह खोलेगी सीप को, जो भी सीप मुंह खोलती है आप अपने इंस्ट्रूमेंट से उसको पकड़ सकते हैं। इस सीप ने मुंह खोला और इसको अपने इंस्ट्रूमेंट से आपने पकड़ा, और पकड़ने के बाद आपने अपने जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है आपका प्लास, इसको फंसाया और इससे मुंह खोल दिया। इसका मुंह खोलने के बाद इसमें हम यहाँ लकड़ी फंसाएंगे। लकड़ी इसलिए फंसाते हैं ताकि अपने काम को आप इजीली कर सकें। फिर इसके बाद
आप सर्जरी के लिए ये तैयार है। मुंह खुल जाने के पश्चात इसकी कोशिकाओं, जो कि सीप के दोनों तरफ होती है, उसमें छोटा सा कट लगाकर एक पॉकेट बनाया जाता है। पॉकेट बनाने का प्रमुख उद्देश्य इसमें बीड को डालना है। बीड डालने का कार्य बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि बीड सीप के बाहरी हिस्से को छुए। न्यूक्लियस को आप इसमें सर्जरी के इसके माध्यम से न्यूक्लियस को और आप चिमटी से पकड़ेंगे और न्यूक्लियस को इसमें अंदर डाल देंगे। इसको अंदर तक डालेंगे और उसके बाद फिर लेयर को चिमटी से सीधा कर देंगे। उसके बाद आप ये हटा दीजिए। अब ये डिजाइनर पल के लिए तैयार है। हम इसमें प्लेन बीड को भी डाल सकते हैं और डिजाइनर बीड को भी। डिजाइनर बीड को डालते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डिजाइनर बीड के डिजाइन वाले हिस्से को कोशिका की तरफ रखेंगे और प्लेन हिस्से को सीप की तरफ। एक सीप से 2 डिजाइनर मोती बनाया जा सकता है, परंतु यदि सामान्य मोती बनानी हो तो एक बीड में एक गोल मोती ही बनती है। और एक सीप में 2 डिजाइनर पल बनाए जा सकते हैं और इसलिए इस तरह से इसकी दोनों लेयर को आप हटा के दोनों में डाल सकते हैं। बीड डालने के बाद इसके मुंह को बंद कर दिया जाता है और इसे नायलॉन बैग में 24 घंटे तक एंटीबायोटिक के घोल में रखा जाता है। ये वक्त सबसे संवेदनशील होता है। हर रोज इन सीपों का निरीक्षण किया जाता है। यदि कोई सीप मृत हो जाता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। जितना बड़ा आपका पॉइंट है उतना बड़ा आप बैग बना सकते हैं पॉइंट के हिसाब से, पॉइंट की गहराई के हिसाब से। तो उसमें आप रखेंगे इसको। और बैग में क्यों रखा जाता है उसका भी एक कारण है कि आप सीप को खाली छोड़ देंगे तो सीप के अंदर आपने जो अपना न्यूक्लियस डाला है वो उसे इरिटेट करेगा और इरिटेट करने की वजह से सीप उसको निकाल के फेंक देगी। इस वजह से इसे बैग में रखा जाता है और बैग में रखते समय इसका मुंह हमेशा ऊपर रखा जाएगा और बैग में से सिल दिया जाएगा। अब इन सीपों को नायलॉन पैकेट सहित तालाब में 3 फीट की गहराई में लटका दिया जाता है। जब उसे आप अपने बैग में जब हैंग करेंगे तो तालाब से छूना नहीं चाहिए आपका बैग। वो लगभग 1 फुट ऊंचाई तक रहना चाहिए क्योंकि नीचे जो तालाब की मिट्टी जो चलती रहती है वो उसके सीप के पास तक नहीं जाना चाहिए, वरना सीप को मोर्टेलिटी जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाएगी। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त बता दें आपको हमारे साथ जुड़ गए हैं भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर के निदेशक डॉक्टर सरोज कुमार स्वाई जी। डॉक्टर सरोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो बिल्कुल डॉक्टर सरोज, जानना चाहेंगे आपसे कि मोती की खेती जो है किस तरह से मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है हमारे किसानों के लिए। अभी हम तमाम चर्चाएं कर चुके हैं, इस पर आपकी भी हम राय लेना चाहेंगे। जी बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मोती की खेती अभी देश भर में विदेश में इतना डिमांड बढ़ गया तो गांव-गांव में लोगों ने अभी शुरू कर दिया पॉल कल्चर का। प्रधानमंत्री महोदय की जो मन की बात जब से शुरू हुई है और उन्होंने जिक्र की है हमारा सीफा से ट्रेंड कुछ फार्मर मोती की खेती करने शुरू कर दिए हैं, तो उसके बारे में जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बोले तो उसके बाद इतना चर्चा में आ गया मोती की खेती। तो हमारे पास इतना लोग अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जुड़ गए। तो हम लोग पूरा मतलब कोविड के बाद हम लोग पूरा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगे हैं और करीब 3000 से ऊपर फार्मर्स हमारा इस ट्रेनिंग में जुड़ गए। और हम लोग कोविड का सिचुएशन होते हुए भी हम लोग वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं और मोती की खेती के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं ये कितना मुनाफा है, क्या कैसे कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स में उनको बता रहे हैं। और ये आपको एक जानकारी दूं, अभी जितने भी मोती यहाँ पे इंडिया में उपलब्ध है वो सब चाइना से इंटरनेशनल मार्केट से आता है।
लेकिन हमारा इंडिया का जो कल्चर प्रोडक्शन है वो कम है। अभी फार्मर्स लोग सब जुड़ रहे हैं। अभी कलकत्ता में कुछ सप्लायर है जो कि मोती की सीपी बेच रहे हैं, मतलब सीपी जहाँ पे ज्यादा मिलती है दूसरा स्टेट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी हमने सीफा की तरफ से कुछ एरिया में जहाँ पे मोती खत्म नहीं है या तो कम है, वहाँ पे हम लोग जाके जम प्लाज्म इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं ताकि वहाँ का जो फार्मर्स लोग हैं उस मोती को खेती कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे किसानों ने प्रधानमंत्री जी के मन की बात मानी है और यहाँ पर मुनाफे का सौदा जो मोती की खेती है उसे अपना रहे हैं और आपके संस्थान में संपर्क भी कर रहे हैं ताकि वो इसके लिए ट्रेनिंग ले सके और फिर उसकी शुरुआत कर सके। इसमें हम आपके संस्थान की भूमिका के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोगों को और प्रोत्साहित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वो इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाएं और देश भर में मोती की खेती और भी ज्यादा प्रचलित हो सके। हमने कोशिश किया है, ये जो वर्चुअल प्रोग्राम्स हम दे रहे हैं इसमें हमने कोशिश किया जितने हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिकल उनको दिखाई दिया जाए। फॉर एग्जांपल हमने उनको वीडियो शूट किया, कैसे सीपी को लाएंगे, उसको कैसे सीपी को इम्प्लांट करेंगे जो फॉरेन पार्टिकल, और उसको कैसे मोती, पूरा जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो हम सबको दिखा रहे हैं। और फार्मर लोग बहुत खुश है कि वो बोलते हैं कि यहाँ पे जब आते हैं तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होता है और वहाँ पे लाइव देखते हैं, लेकिन हम जो वीडियो माध्यम से जो सिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टूडियो है, कैमरास है, सभी हम शूटिंग करके हम सबको दिखाते हैं। करीब 650 फार्मर ट्रेंड हो चुके हैं और बहुत फार्मर जुड़ गए अभी और मोती की खेती करने में जुड़ गए, सब काम करने में। तो ये हम उम्मीद करते हैं भविष्य में जो आने वाले दिन है उसमें मोती की खेती बहुत आगे बढ़ेगी। और मुझे ये भी उम्मीद है कि हम लोग जो एक इम्प्लांट मोती कर रहे हैं, कोई इमेज को लेके, जो इमेज पर्ल है उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। अभी सोने का जो दुकान है, जो जोहरी वाले जो दुकान है, वो दुकान में वो बिक्री होता है हाई प्राइस में। कोई भगवान का रूप ले लेते, कोई ईसाई का रूप लेते, कोई अल्लाह का रूप, मतलब कोई भी भगवान का रूप लेके हम उनको मार्केटिंग करा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे जो किसान हैं वो ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जुड़ रहे हैं और जो सिफा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जुड़ करके ट्रेनिंग ले रहे हैं। कोविड संकट के चलते वर्चुअल ट्रेनिंग हो रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, जिससे काफ़ी अच्छी मात्रा में किसान अभी भी ट्रेंड हुए हैं और इसकी शुरुआत सफलतापूर्वक उन्होंने कर दी है। तो ऐसे में आपसे सरकार की भूमिका हम जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मोती की खेती से जुड़े, तो सरकार की क्या भूमिका है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसी तरह की सब्सिडी दी जाती है ताकि हमारे किसानों को आर्थिक रूप से भी यहाँ मदद मिल सके? यस, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इसका प्रावधान है। इस खेती के ऊपर सब्सिडी है और कोई भी सब्सिडी लेना चाहेंगे या तो इसके ऊपर काम करना चाहेंगे तो स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट का जो DFOs है, डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर, उनके मिलेंगे। अगर उनको मिलके उनका जो खेती करना चाहेंगे उनके बारे में, मोती के बारे में प्रोजेक्ट तैयार करके उनको दिखाएंगे, बात करेंगे। अगर वो लोग मदद नहीं कर पाए तो NFDB को उन्होंने संपर्क करेंगे जो हैदराबाद में है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। अगर उधर भी नहीं मिला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सीधा जोड़ सकते हैं। और टेक्निकल पार्ट जितने भी है, मतलब मोती को कैसे प्रैक्टिकली मोती को इम्प्लांट करके फाइनली मोती का जो शेप देने का जो टाइम है वो सब सिफा, टेक्निकल चीज वो सिफा बताएगा। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हमारे पास फार्मर्स लोग जुड़ रहे हैं और हम आशा करते हैं ये जो मोती की खेती बहुत आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल। तो अभी आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसमें मोती की खेती के लिए प्रावधान है। क्या कोई और भी योजनाएं चलाई जा रही हैं इसको और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्तर पर? नहीं, राज्य सरकार का भी होता है, कुछ है सब्सिडी प्रोग्राम, लेकिन आज जो 20,050 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में है उनमें से कुछ पार्ट है मोती का फार्मिंग के ऊपर। तो मोती के फार्मिंग के लिए नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिफा एंड जितने भी मतलब अनुष्ठान इस प्रोडक्शन में जुड़े हैं और सभी लोग इसके ऊपर मतलब रिसर्च भी करते हैं और इसको बढ़ावा देते हैं आगे बढ़ने के लिए।
जी बिल्कुल। तो चाहे हम बात कर ले केंद्र सरकार की, चाहे बात कर ले राज्य सरकार की, या फिर सिफा इंस्टीट्यूट की ही क्यों ना बात कर लें, बिल्कुल हर कोई इसी दिशा में कार्य कर रहा है कि हमारे किसान मोती की खेती को और करीब से समझें, उसकी जो तकनीकी जानकारियां हैं वो हासिल कर सकें और इसको सफलतापूर्वक अपनाकर अपनी आय को काफी गुना बढ़ा सकें। बिल्कुल इसी संदर्भ में जानना चाहेंगे आय को दोगुना करने में किस तरह की भूमिका है मोती की खेती की, इस पर क्या कहेंगे आप डॉक्टर सरोज? डेफिनेटली ये जो चीज़ है, पहले क्या होता है, मोती हम लोग जो मोती की खेती करते थे, पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं था जी। तो भी मतलब उसको मोती सिर्फ निकलने के बाद फिर उसको पॉलिशिंग की जरूरत है और फिर उसको वैल्यू एडिशन की जरूरत है। जो वैल्यू एडिशन है वो डबल करेगा इनकम। फॉर एग्जांपल हमने मोती, एक सिंपल मोती एक बेच देंगे, उसको दाम अगर 100 रुपया 200 रुपया कुछ हो सकता है, या 300 रुपया 500 रुपया तक हो सकता है, लेकिन उसको हम वैल्यू एड करेंगे कोई लॉकेट के माध्यम से तो उसका प्राइस तो दुगना हो जाएगा। तो और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जहाँ पे मोती की खेती करेंगे वहाँ पे मछली का जो पालन होता है, जो कार्प का मछली जो बोलते हैं हम, रोहू, मुरा, कातला, रोहू, मित्तल, कटला, उसको जहाँ पे पॉलीकल्चर हम कर रहे हैं उसी पॉट में ये मोती की खेती हम कर सकते हैं। तो एडिशनल इनकम हमको मोती से हो जाएगा और मछली भी मिल जाएगा उस तालाब से, तो ऑटोमेटिकली डबल प्रोडक्शन हो ही जाएगा। जी, तो मछली पालन जो हमारे मछली पालक कर रहे हैं वो साथ ही साथ मोती की खेती भी यहाँ पर कर सकते हैं। और देखिए आमदनी आपकी जो मछली पालन से यहाँ पर मिल रही थी मोती की खेती से और भी ज़्यादा बढ़ेगी, सीधे तौर पर आपकी आमदनी में ही यहाँ पर वृद्धि होगी। लेकिन उससे पहले आपको लेनी होगी यहाँ पर ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण। आप संपर्क कर सकते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पे, और यहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग घर बैठे बैठे ही ले सकते हैं और सरकार की तरफ से भी आपको आर्थिक रूप से यहाँ पर मदद मुहैया कराई जा रही है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप डॉक्टर स्वाई, यहाँ पर हमारे युवाओं के लिए किस तरह के अवसर हैं? मेरे ख्याल में जितने भी युवाएं हैं जहाँ पे ये सीपी मिलती है, मजल जहाँ पे अवेलेबल है, मेरे ख्याल में मछली पालन के साथ इसको जोड़ सकते हैं युवाओं को, मतलब ये कल्चर को जोड़ सकते हैं ताकि मछली पालन के साथ मोती का भी कुछ आमदनी हो जाएगा। और मोती आमदनी होने के बाद थोड़ा सा उनको जानकारी होना चाहिए कि मोती निकलने के बाद फिर उसको पॉलिशिंग किया जाएगा, फिर इसको वैल्यू एडिशन किया जाएगा और इसको मार्केट में बेच दिया जाएगा। तो ये जो कंप्लीट जो वैल्यू चेन है, मतलब मछली भी होगा, इसका प्रोडक्शन होगा मोती का भी, और इसका जो मार्केटिंग होगी, ये सब कंप्लीट जो चेन है, इसके बारे में तो सिफा के साथ संपर्क कीजिए, या तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट फिशरीज ऑफिशियल से उनके साथ संपर्क कीजिए। जी डॉक्टर स्वाइन, आपने जानकारी दी कि हमारे युवा जो है मोती की खेती से जुड़कर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। हम लगातार यहाँ पर बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो महिलाओं के लिए क्या आसान होगा मोती की खेती से जुड़ना? महिलाओं के लिए ये मोती की खेती भी लाभदायक होती है। अगर ये चाहे कोई भी महिला, ग्रामीण महिला हो और वहाँ पे मोती की जो सीपी है वो मिलती है, तो ये लोग थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके हमारे यहाँ से सिफा से और वर्चुअल ट्रेनिंग लेके वो भी शुरू कर सकते हैं। और कुछ जगहों में तो हमने देखा है कि छोटे छोटे टैंक में भी शुरू कर दिए ने मोती की खेती। तो जिसके पास तालाब है मछली के साथ ये कर सकते हैं, नहीं तो अगर छोटे छोटे सीमेंट का टैंक है तब भी ये मोती की खेती किया जा सकता है। और महिलाओं ने इसको कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा रिसर्च या इतना बड़ा काम नहीं है ये। जी, तो महिलाएं भी आसानी से मोती की खेती से जुड़ सकती हैं और यहाँ पर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकती हैं। डॉक्टर स्वाइन, हम मोती की खेती की बात कर रहे हैं यहाँ पर मीठे पानी में। पहले जहाँ समुद्र के खारे पानी में ही मोती पाए जाते थे, अब बदलाव आया है। आप जैसे वैज्ञानिकों की ही मेहनत का फल है कि मीठे पानी में भी इसे आसानी से किया जा सकता है। तो आपके संस्थान के बारे में हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि किस तरह के शोध कार्य अब किए जा रहे हैं ताकि आगे चलकर और भी ज्यादा उन्नति इस क्षेत्र में की जा सके। एक्चुअली हमारे जो साइंटिस्ट है वो दिन रात काम कर रहे हैं इसके ऊपर, मोती की खेती के कितनी अच्छी आमदनी हो फार्मर्स का। और इसके ऊपर मतलब हम लोगों का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी रिसर्च चल रही है जो कि मोती की जो सीपी है, जो मजल है, उसका प्रोडक्शन, कैप्टिव प्रोडक्शन, मतलब ये हम लोग कैसे हमारा कैप्टिविटी में कैसे उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि एक टाइम आएगा, हो सकता है कि हमारे नेचर से सारी मोती जो पर्ल है
मजल है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि बहुत फार्मर अगर इसमें जुड़ जाएंगे, सभी निकाल के अगर वो प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, हो सकता है इनके ऊपर से इनका जो मतलब जो नेचर में जो मिलती है वो खत्म हो सकती है। तो इसीलिए हमारा साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च कर दिया, शुरू कर दिया, इसकी कैसे प्रोडक्शन हो सकती है और रैंचिंग हो सकती है। कहीं नेचुरल वाटर बॉडीज में हम अगर इसको छोड़ सकते हैं ताकि उनका जो जर्मप्लाज्म है वो सस्टेन रहे, ताकि भविष्य में फिर जो फार्मर्स लोग इनको कलेक्ट करेंगे और मोती की खेती के लिए फिर आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा रिसर्च इसके ऊपर चालू है, कैप्टिव ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। जी बिल्कुल, तो कई तरह के यहाँ पर रिसर्च या फिर कहें हम शोध चल रहे हैं ताकि मोती की खेती के क्षेत्र में और भी ज़्यादा उन्नति हो सके और हमारे किसानों के लिए इसकी खेती और भी ज़्यादा आसान हो सके, उन्हें और भी ज़्यादा सहूलियतें यहाँ पर मिल सके। इसके लिए सिफा के जो वैज्ञानिक हैं दिन रात शोध कार्यों में लगे हुए हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही आपसे डॉक्टर स्वाई जानना चाहेंगे कि जैसे आपने जिक्र किया कि काफ़ी हद तक काफ़ी मात्रा में हमारे जो किसान हैं वो जागरूक हो रहे हैं मोती की खेती को लेकर के, आपके संस्थान से जुड़ रहे हैं, प्रशिक्षण लेकर इसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। लेकिन अभी एक वर्ग ऐसा भी है जो ये सोचता है कि अगर नुकसान हो गया इसमें ज़्यादा तो क्या फ़ायदा, हम इसकी खेती करेंगे। ऐसे किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए किस तरह के आपके संस्थान द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, इस जो पल्प प्रोडक्शन है इसमें लॉस नहीं होगा अगर उन्होंने अच्छी तरह से ट्रेनिंग लिया, अच्छी तरह से उनको जानकारी मिल गया कि इसको कैसे किया जाएगा, उसका टेक्निक अगर उनको मालूम हो गया तो मसल मरेगा नहीं, मतलब आपको मोती की आमदनी हो सकती है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा जो भी जितने भी युवा है या तो फार्मर्स है या तो महिलाएं हैं जिनके पास मछली का एक कच्चा पॉन्ड है या तालाब है, वो मोती की खेती करेंगे तभी फायदा है कि मछली के साथ और मोती भी मिल सकता है। किसी भी कारण की वजह से अगर मोती ने कुछ आमदनी नहीं दिया, एटलीस्ट मछली में वो प्रोडक्शन उनको मिलेगी। लेकिन मेरे तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं जितने फार्मर से बात कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, वो बोलते हैं कि इसमें बहुत फायदा है, मछली के साथ हम मोती भी मिलता है और एडिशनल इनकम भी होती है। तो ये इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये अच्छा आमदनी देगी और उनको अच्छी तरह मार्केटिंग जो नेटवर्क है वो उनको तय करना पड़ेगा किसको ये बेचेंगे और क्या मुनाफा उनको मिलेगा। जी, तो नुकसान की संभावनाएं यहाँ पर काफ़ी कम हो जाती हैं अगर हमारे किसान पूरी तकनीकी जानकारी इसकी हासिल करने के बाद ही इसकी शुरुआत करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मछली पालन के साथ इसको अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी में और भी ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि प्रशिक्षण यहाँ पर आपको ज़रूर लेना है, जानकारी होगी तभी तो आप हर कदम पर सफलता हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, अंतिम सवाल डॉक्टर स्वाई आपसे जानना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं मोती की खेती को लेकर के, कि वो किस तरह से इससे ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं? मेरे ख्याल में जितने भी युवा है, जो भी लोग ये कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरे ख्याल में सिफा के साथ जुड़ जाइए। और सिफा का व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल आईडी है, हमारा वेबसाइट है, सभी में आप इधर हमें जुड़ जाइए और हम जरूर आपको मदद करेंगे, इस खेती के बारे में बताएंगे। और हमारा एक दिवसीय प्रोग्राम चलती है, 3 दिवसीय प्रोग्राम चलती है। हो सकता है कोविड के बाद हम लोग फिर जो नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मतलब ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो हम शुरू करेंगे और जरूर सिफा की तरफ से आपको फायदा मिलेगी और आप मोती की खेती कर पाएंगे। जी बिल्कुल, डॉक्टर स्वाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मोती की खेती के संदर्भ में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विस्तार रूप से आपने जान लिया कि मोती की खेती की आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कैसे आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है, किस तरह से सिफा और साथ ही साथ सरकार मिलकर आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल अग्रसर है। ये तमाम जानकारियां तो आपने हासिल कर ली। आइए अब एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा देते हैं कि जब सीप में मोती तैयार हो जाता है तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से आपको कदम उठाने हैं। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। तालाब के पानी में अमोनिया की मात्रा की जांच करते रहना चाहिए। यदि अमोनिया की मात्रा पानी में बढ़ जाएगी तो ये सीपों के लिए नुकसानदायक होगी। अतः अमोनिया की मात्रा बढ़ने पर नए पानी का मिश्रण कर देना चाहिए। हरी शैवाल,
जो कि सीपों का भोजन होता है। ज्यादा लग जाने पर ये सीपों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए इसका नियंत्रण जरूरी है। आपको इसको समय समय पे इसके बैग को साफ करना चाहिए, क्योंकि सीप के आसपास जो काई जो होती है बहुत ज़्यादा बनती है, जिसे सीप खाती है, लेकिन उसके ज़्यादा खाने से सीप की मरने की जो मृत्यु दर है वो बढ़ जाएगी। ज़्यादा सीप अगर आपके तालाब में हो, तालाब की क्षमता कम है, तो वहाँ अमोनिया बढ़ सकती है और अमोनिया का स्तर बढ़ने से सीप मरती है। तो इसलिए आपको ये भी देखना है कि अमोनिया के स्तर को भी समय समय पर टेस्ट करना चाहिए आपको। पानी का तापमान भी 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए। इससे ज्यादा होने पर इसके तापमान को नियंत्रित करने की भी व्यवस्था करना चाहिए। नियंत्रित न करने की अवस्था में इन सीपों को 5 फीट की गहराई तक डाल देना चाहिए। इससे इन पर तापमान बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सीप सुरक्षित रहेंगे। पालन की अवधि लगभग 8 से 10 माह खत्म हो जाने के बाद सीपों को निकाल लिया जाता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीड के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप ले लेता है। डिजाइनर मोती 12 से 14 महीने का समय लेते हैं, जबकि गोल मोती 2 से 2.5 वर्ष तक के समय में तैयार होते हैं। मोती बनने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। इसमें मोती 3 तरह से बनता है। एक होता है डिजाइनर मोती, एक होता है हाफ राउंड मोती और एक होता है राउंड मोती। डिजाइनर मोती जो होता है उसकी अवधि 10 से लेकर 14 महीने तक होती है। हाफ राउंड की 12 से लेकर 16 महीने तक होती है, और जो गोल मोती बनता है, जो परंपरागत गोल मोती है, उसकी अवधि 18 से लेकर 24 महीने तक होती है। आज भारत में मोती की मांग बहुत है, इसलिए इसे बाहर देश से भी आयात किया जाता है। वैसे भारत में 3 प्रकार के मोती बनाए जाते हैं: कैविटी, गोनक और मेटल टिश्यू। मेटल टिश्यू मोती की आज बाजार में मांग सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस मोती का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इससे च्यवनप्राश, टॉनिक और अन्य कई प्रकार के भस्म बनते हैं। गोमट कीमती मोती होता है। इसकी कीमत 1000 से 50,000 तक होती है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जाना मोती की खेती के बारे में, किस तरह से ये आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपने हासिल की। सिफा के निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी के साथ साझा की हैं। हम उम्मीद करते हैं इन जानकारियों से आप लाभान्वित हुए होंगे, जागरूक होंगे और मोती की खेती की तरफ अपना पहला कदम जरूर बढ़ाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी आपसे, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।